सभी भावी दरोगाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आपके लिए लाया है दरोगा बनने की एक सटीक रणनीति, जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रणनीति हमेशा उस समय ज़्यादा कारगर होती है जब हमारे पास रिसोर्स कम होते हैं या रिसोर्स की स्कार्सिटी होती है। इमेजिन करिए कि यदि हमारे पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा हो, तो ठीक, तो हमको फिर रणनीति की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा चाहेंगे हम वैसा ही हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक उसी तरह से हर एक एग्ज़ाम के लिए रणनीति का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज होता है, वो एक लिमिटेड सेटअप में होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो इसका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक? इसके लिए इस एग्जाम के लिए हमारे पास क्या रणनीति होनी चाहिए, ठीक? रणनीति का एक और इम्पोर्टेंस ये है कि ये एग्जाम एक कट थ्रोट कंपटीशन है, जिसमें यानी गलाकाट प्रतियोगिता है, क्योंकि वैकेंसी कुछ हजार की होती हैं, जबकि फॉर्म कुछ लाख के पड़े हुए होते हैं और हमको सभी को हटाना होता है। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब तक कि हमारे पास जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज को हम सिस्टमेटिकली एक रणनीतिक ढंग से जब तक हम उसका यूज नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो आउटपुट होगा वो औरों से बेहतर नहीं हो पाएगा। यदि हमारा आउटपुट औरों से यदि बेहतर नहीं होगा, तो डेफिनेटली हम इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक? तो हम अपने आउटपुट को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या रणनीति होनी चाहिए, तो उसी रणनीति के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक? तो किसी भी एग्जाम की रणनीति का जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वो होता है उसका सिलेबस। कि पहले हम क्या जानें कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो जहां तक यूपीएसआई के सिलेबस की बात है, तो ये सिलेबस हमारा 4 भागों में बटा हुआ है। जिसमें सेक्शन 1 है, और इस सेक्शन में क्या है, हमको क्या पढ़ना है, सामान्य हिंदी। और इस सामान्य हिंदी से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 40 क्वेश्चन आएंगे। और हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, यानी कि 2.5 नंबर का होता है, तो ये 100 नंबर का बन जाएगा, ठीक? इसी प्रकार से जो हमारा भाग 2 है, सेक्शन 2 है, जिसमें हमको मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये तीनों को पढ़ना है। प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी इसमें से, तो 40, फिर से 40 आएगी, और ये टोटल 100 नंबर के बनेंगे। तीसरा जो सेक्शन है वो होता है गणित का, जिसमें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा लिखा हुआ है। 40 क्वेश्चन यहाँ से भी होते हैं, 100 नंबर इसमें भी मिलते हैं मैक्सिमम। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, यहाँ से भी आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो 40 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, और सभी में 100 नंबर के ही मार्क्स होते हैं। यानी कि ओवरऑल यदि हम देखें, तो इस एग्जाम के सिलेबस में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो 4 सेक्शन से पूछे जाएंगे। हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग, सभी सेक्शन से 40-40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स का होगा, जिससे 100-100 नंबर का हर एक सेक्शन बनेगा। और ओवरऑल क्या होता है कि हमारे पास 400 नंबर का ये पेपर हो गया। इस 400 नंबर पेपर के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ है, वो ये है कि हमको इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए एट लीस्ट हर एक सेक्शन में से 35% एट लीस्ट नंबर पाना अनिवार्य है। ठीक ना? ये क्वालीफाइंग है। ठीक? यदि हम नहीं पा रहे हैं, तो हम इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे, डेफ़िनिटली नहीं कर पाएँगे, हम बाहर हो जाएँगे। इसका सीधा-सा मतलब ये हुआ कि जैसे इस 4 सेक्शन में से यदि किसी में, ठीक? अ, 35 फोर जा 35 चौको होता है 140, यानी किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी सेक्शन में यदि नंबर हमारा यदि 14 से कम आ गया, ठीक? यदि नंबर हमारा ये 14 से यदि कम आ रहा है, यहाँ पे कोई भी नंबर आ जा रही है, तो हम इस एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई ही नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या है, हमको 2 जगह पे फ़ोकस करना है। जैसे पहला ये हो गया कि हमको चारों सेक्शन पर फ़ोकस करना है कि हम अपनी मेरिट को कितना हाई कर सकते हैं, ठीक? कितना हम अपर लिमिट हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ये है कि हमको हर एक सेक्शन से 35% एट लीस्ट लेकर के आना है, ठीक ना? क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि हम किसी में हम 100% कर दिए, यहाँ पे 10% करें तो भी चल जाएगा, यहाँ 20 करें तो भी चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हमको दोनों फ्रंट पे वर्क करना है, लेस मोर देन 35% पे, और मेरिट को हमको मैक्सिमम जहाँ तक पॉसिबल हो सके, हमको वहाँ तक पहुँचाना है, ठीक? इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस होता है, अब हम यहाँ पे उसको हम डिटेल फॉर्म में देखेंगे। तो डिटेल में हम क्या देखेंगे, जैसे कि हमारा पहला जो सेक्शन है वो सामान्य हिंदी का है, तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि सामान्य हिंदी में हमको क्या-क्या पढ़ना होता है।
तो क्या-क्या पढ़ना है? तो हिंदी तो पढ़ना ही है और इसके अलावा कुछ और यदि भारतीय भाषाएँ के बारे में दिया गया है, तो उसके बारे में भी हमको पढ़ लेना है, वो सिलेबस में दिया हुआ है। अब इसमें जो हिंदी का है, हिंदी भाषा का जो व्याकरण होता है, उसके बारे में हमको क्या-क्या पढ़ना है? इसको हम देख लेते हैं। तो हिंदी का जो वर्णमाला होता है, अ से लेकर के अ तक और क से लेकर ज्ञ तक, उसके बारे में पढ़ना होता है। विलोम शब्द पढ़ना है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, वचन, विशेषण, वाच्य, प्रत्यय, विराम चिन्ह, छंद, तद्भव तत्सम, अनेकार्थक, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, कारक, क्रिया, अव्यय, संधि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार, पर्यायवाची वाक्यांशों का स्थान पर एक शब्द, लिंग, सर्वनाम, काल, उपसर्ग, समास, रस इत्यादि। यानी कि ये जो सभी पार्ट हैं, यहाँ से लेकर के ये पार्ट, ये ये सभी हिंदी भाषा के व्याकरण के मौलिक ज्ञान हैं और इनके बारे में हमको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक? इसके अलावा क्या आता है? तो अपठित गद्यांश आता है, जो कंपैरेटिवली आसान होता है क्योंकि इसमें एक पैसेज दिया हुआ होता है और उसी पे से हमको आंसर लिखना होता है। इसके अलावा क्या कुछ साहित्यिक क्वेश्चन आते हैं जिसमें प्रसिद्ध कवि कौन होते हैं, लेखक कौन है और उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ कौन-कौन सी हैं और हिंदी भाषा में पुरस्कार किन्हें-किन्हें दिया गया है, इसमें करंट अफ़ेयर्स भी शामिल हो सकता है और मान लीजिए कि प्रीवियस टाइम में जो भी पुरस्कार दिए गए हों किसी भी राइटर को। मिसेलेनियस में कुछ और हिंदी के क्वेश्चन्स आ सकते हैं जो कि इसमें शामिल नहीं रहेंगे इस 5 पॉइंट में, वो हमारा मिसेलेनियस हो गया, ठीक? ये हमारा हो गया हिंदी का सिलेबस। अब इस हिंदी के सिलेबस के अलावा अब हमको ये देख लेना है कि जो हमारा सेकंड सेक्शन आता है, जिसमें मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान आता है, उसके सिलेबस में क्या-क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मूल विधि क्या है, तो मूल विधि में क्या-क्या पढ़ना है हमको। तो हमको भारतीय न्याय संहिता पढ़ना है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ना है, जो कि पहले आईपीसी और सीआरपीसी था, जिसको 1 जुलाई 24 से हटा दिया गया है। अब इसको बीएनएस, बीएनएसएस कर दिया गया है, तो इसके बारे में हमको पता होना ज़रूरी है क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि जब से ये लागू हुआ है तब से यूपीएसआई की ये पहली बार परीक्षा होने जा रही है। इसके अलावा क्या है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी कोई भी यदि विधेयक पास हुआ है, चाहे कोई प्रावधान यदि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो उसको हमको जानना ज़रूरी है। यातायात के जो नियम होते हैं, वो जानना है। संरक्षण में हमको पर्यावरण का देखना है, वन्य जीव का हो गया और मानवाधिकार के कौन-कौन से राइट होते हैं मानव के, उसके बारे में हमको जानना है। अब इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट अधिनियम जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, जैसे सूचना का अधिकार हो गया, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, ये सभी जितने भी एक्ट हैं, जो अधिनियम हैं, उनके बारे में हमको बखूबी पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। साइबर अपराध जो कि करंट का है, जनहित याचिका जिसको हम बोलते हैं पीआईएल बोलते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आता है, जो जजमेंट आता है, वो जजमेंट हमको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे कि किस वाद में कौन-सा वाद किससे संबंधित है? मैं जब पीवाईक्यूज़ कराऊँगा इसका तो मैं बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कुछ भूमि सुधार जो लैंड रिफॉर्म्स हो गए, भूमि अधिग्रहण जिसको बोलते हैं, भू राजस्व संबंधी जो भी कानूनी जो कानून होता है, इन सब के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। तो नियरली अबाउट हम यहाँ पर देखेंगे 2 टॉपिक 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 12 यानी कि करीब-करीब 15 टू 20 टॉपिक्स इसमें शामिल होंगे मूल विधि में और जिसको आसानी के साथ किया जा सकता है, ठीक? नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं जिसमें हमको संविधान के बारे में पढ़ना है और संविधान हमको पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले हमको उद्देश्य ही पढ़ना है कि भारतीय संविधान है तो उसका उद्देश्य क्या है? और उसके जो भाग हैं जैसे मान लो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है हमको, नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ना है, मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ना हो गया, संसदीय व्यवस्था हो गई, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन है उनके अधिकार पढ़ लिया, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध क्या होता है, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ कौन-कौन सी होती हैं, अखिल भारतीय सेवाओं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। तो ये जो सभी जो टॉपिक थे, ये सभी संविधान के रिगार्डिंग है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके पहले हमने देखा था कि हमको मूल विधि में क्या पढ़ना होता है, ठीक? इसके अलावा इसी सेक्शन का जो थर्ड हिस्सा है, वो सामान्य ज्ञान है और सामान्य ज्ञान में हमको क्या पढ़ना है तो सामान्य विज्ञान पढ़ना है, स्वास्थ्य विज्ञान मतलब ये हो गया जो रोग वगैरह होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। भारत के इतिहास हो गया, स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, यानी कि हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमी हमको पढ़ना है, कल्चर हो गया, संस्कृति, भारतीय कृषि के बारे में, वाणिज्य एवं व्यापार क्या है, जनसंख्या के बारे में, पर्यावरण नगरीकरण, एफडीआई जो हमारे इकोनॉमी का ही हिस्सा है, ये हमको भूगोल के बारे में पढ़ना, चाहे विश्व का भूगोल हो, चाहे भारत का भूगोल हो, उसके बारे में, उसके प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएँ होती हैं, जिसको हम करंट अफ़ेयर्स बोलते हैं, वो पढ़ना है।
उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा है, संस्कृति है, सामाजिक प्रथा है उसके बारे में, उत्तर प्रदेश में जो राजस्व है, पुलिस है, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था ये डायरेक्टली आपके दरोगा से जुड़ा हुआ है। भारत और पड़ोसी देशों के बीच जो संबंध होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी हो गई, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत, आईटी के बारे में, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में हमको ये जानना है। ये सभी जो टॉपिक्स हैं, वो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत दी गई है। तो हम सभी टॉपिक्स के बारे में एक विस्तृत डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसा क्वेश्चन पहले पूछा गया है और ठीक इसके अलावा हम आते हैं जो हमारा अगली टॉपिक है कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा जिसको हम मैथ भी बोलते हैं। तो मोस्टली इसमें जो भी पोर्शन आता है वो मैथ का आता है, ठीक ना? तो मैथ में हमको क्या पढ़ना है? तो कुछ यहाँ पर टॉपिक दिया गया जैसे संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, ये लसम असर जिसको हम बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, ये अंगड़ती संगणना हो गया, विविध हो गया। ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो मैथ का दिया गया है। ये जो टॉपिक है ये रीजनिंग का है, ये आपको वहाँ पे कॉमन मिलेगा, ठीक? इसके अलावा देखिए रीजनिंग में क्या है कि कुछ स्पेशल टॉपिक्स दिया गया है, जैसे यहाँ पे हो गया ये रीजनिंग। इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे तो आसान शब्दों में हम ये पढ़ लेंगे कि हमको ये रीजनिंग के बारे में दिया गया है, ठीक? तो रीजनिंग के बारे में क्या पढ़ना है तो संबंध एवं मानसिक समानता परीक्षण हो गया और समान को चिन्हित करना हो गया, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना हो गया, दिशा ज्ञान परीक्षण जिसको हम डायरेक्शन बोलते हैं, रक्त संबंध वर्णमाला पर आधारित प्रश्न हो गए, समय क्रम परीक्षण, वैनारिक और चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम व्यवस्थित करना, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, गणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों में से सामंजस्य की क्षमता। तो ये रहा हमारा सिलेबस पूरा जो है, ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है और जिसके बारे में हमको यह पढ़ना है। तो इस प्रकार से हमने अपने सिलेबस में दिए हुए चारों सेक्शन का सिलेबस हमने डिटेल में देख लिया कि हमको कितना पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है, ठीक? इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी रणनीति हमारी ये चरम पर कैसे पहुँचेगी। तो सबसे पहले हमने अपना सिलेबस कवर कर लिया। सिलेबस कवर करने के बाद हमको ये देखना है कि हम उस सिलेबस को कवर करने के लिए हम सोर्स कहाँ से लाएँगे। यानी कि उसका जो रीडिंग मटेरियल क्या होना चाहिए और जो रीडिंग मटेरियल हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन ज़रूर होना चाहिए। ये याद रखें, यदि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ चीज़ें अगले 24 घंटे के बाद भूल जाएँगी। इसीलिए उसको रिटेन करने के लिए हमारे ब्रेन में उसको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी आप रिवीजन कर लें, जो आपने पढ़ लिया है, आप पूरी तरह से श्योर हो गए हों, तो प्रैक्टिस टेस्ट देना न भूलें। प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर दें, जिसको मॉक टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि यदि मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, जिससे आपको इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में बाहर का रास्ता दिखाई दे देगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तब तक हमको अपनी सिली मिस्टेक्स पता नहीं चलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमको पूरी तरह से आ रहा होता है, हम वेल नोन होते हैं क्वेश्चन के बारे में, फिर भी वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। अब वो गलत कैसे होता है, उसके मल्टीपल रीज़न्स होते हैं, तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपको मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट में वो जो सिली मिस्टेक्स हो रही है, जो मूर्खों वाली जो गलती हो जाती है कि आ कोई रहा था, टिक किसी पे लगाना था, किसी पर हम और टिक लगा दिए हैं, वो सिली मिस्टेक्स वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक? इसके अलावा जो हमारी पढ़ाई का हमारा समय सारणी क्या होना चाहिए, इनके टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो हमेशा याद रखें कि यदि आप दरोगा बनने जा रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा को क्वालीफ़ाई करने के लिए डेफ़िनेटली आपको समय इसके लिए समर्पित करना पड़ेगा। वो कितना करना पड़ेगा, तो ये मान कर के चलिए कि आपको कम से कम 8 से 10 घंटे की डेली पढ़ाई जो सेल्फ स्टडी होती है, वो देना पड़ेगा। जो भी आप ट्यूशन, कोचिंग, क्लास करते होंगे, उसके अलावा। इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है, हिंदी के लिए आपको 2 घंटा देना ही देना है, उसके अलावा गणित को 2 घंटा देना है, रीज़निंग को 2 घंटा देना है, मूल विधि, संविधान और जीके को भी आपको 2 घंटा देना है। ये सब पढ़ने के बाद और लास्ट में जो 2 घंटा बच जा रहा है, उसमें आपको मॉक टेस्ट देना है। याद रखें कि ये मॉक टेस्ट आपको डेली नहीं देना है, इसको आप अल्टरनेट डे पे कर सकते हैं या हफ्ते में 2 कर सकते हैं या हफ्ते में 3 कर सकते हैं, ठीक? इसके अलावा यदि टाइम बच रहा है तो आप रिवीजन ज़रूर करें। नया हमेशा पढ़ने की कोशिश नहीं करें, जो हमारा पीछे बचा हुआ है हम उसी को क्या करें बार-बार रिवीजन करें,
ताकि जो भी हम पढ़ें वो हमारे ब्रेन में सीधे रिटेन हो जाए, इसमें से लीकेज नहीं होना चाहिए। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट का 100 पॉइंट पढ़ा है और उसमें से आपका 70-80 पॉइंट यदि आपका लीक हो जा रहा है, तो फिर आपका नेट आउटपुट कितना हुआ? 10 टू 20 पॉइंट्स हुआ। इसीलिए आप 50 पॉइंट्स पढ़िए, लेकिन 50 पॉइंट्स आपके ब्रेन में रिटेन होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखें, ठीक? अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है वो आपके लिए क्या कर रहा है और आपके लिए क्या कर सकता है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आपके लिए लाया है दरोगा बैच, जो आपके दरोगा बनने में सहायक सिद्ध होगा। ये जो बैच है ये 60 डेज का बैच है। 60 डेज का बैच इसलिए है क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं कि आफ्टर 60 डेज कभी भी एग्जाम हो सकता है, इसीलिए हमको विद इन 60 डेज के भीतर हमको प्रिपेयर होना है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, उसके लिए हम बता दें कि इस प्लेटफ़ॉर्म से आपको मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान का तैयारी कराया जाएगा। इसके अलावा जो सेक्शन 4 है, जिसको हम रीज़निंग बोलते हैं, तो रीज़निंग की तैयारी यहाँ से कराई जाएगी, ठीक? मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान तीनों के लिए आपको जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और रीजनिंग के लिए आपको टिप्स और ट्रिक्स जो भी होता है सब बताया जाएगा और इसके अलावा जो इसमें मेन चीज़ जो काम आती है रीजनिंग में वो आती है प्रैक्टिस। तो जितनी प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे या जितनी प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करा दूंगा वो सारी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही काम आएगी, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई लिंकेज नहीं होता है, सब कुछ आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है, ठीक? तो तैयार रहें दरोगा बैच के लिए, जो हमारा 60 डेज का चैलेंज है ये। इस चैलेंज को स्वीकार करना है आपको कि आप हमारे साथ कितने टाइम तक ये चल पा रहे हैं। याद रखें, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यदि कहीं से पढ़ाई कर रहे हो तो आप उसको रोक दीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहे कहीं से भी पढ़ाई कर रहे होंगे, उस पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, साथ में इस बैच को जॉइन करिए और इसमें सेक्शन 2 और सेक्शन 4 को की तैयारी को और मजबूती प्रदान करिए, ठीक? इसके अलावा जैसे जो सेक्शन 2 है जो मैं कवर करूँगा, वो मैं मूल विधि कवर करूँगा, संविधान कवर करूँगा, जो सारे टॉपिक्स हैं, आपसे भी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है, सारे टॉपिक्स उसमें कवर रहेंगे। सामान्य ज्ञान के जो है कि ये सारे टॉपिक्स कवर रहेगी इसमें, टॉपिक टू टॉपिक कवर किया जाएगा, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा और यदि एक्सपेक्टेड कोई टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आ सकती है, जबकि सिलेबस में नहीं शामिल है, उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा आपका रीज़निंग का जो सेक्शन 4 है, वो आपका शामिल रहेगा। याद रहे कि जब हमारा बैच स्टार्ट होगा, जो मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ 16th ऑफ सितंबर्स में, उसमें सबसे पहले हम संविधान पढ़ेंगे, उसके बाद हम मूल विधि पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में और इसी के पैरेलली हम सेक्शन 4 रीजनिंग को भी हम कवर करते चलेंगे। यानी कि डेली आपको 2 वीडियोज़ मिलने वाली है। जो वीडियोज़ की जो लेंथ होगी वो नियरली अबाउट 25 टू 30 मिनट्स की होगी। केवल आप उसको देखना है, वॉच करना है। जो स्टडी मटेरियल दिया जाएगा उसको आपको रिवाइज़ कर लेना है और मॉक टेस्ट देते रहना, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। कुछ मॉक टेस्ट मैं आपको भी प्रोवाइड कराऊँगा, वो कब कराऊँगा वो आपको बता दिया जाएगा जैसे ही टाइम आएगा, ठीक? तो इस बैच से फाइनली आपको मिलने क्या जा रहा है, तो मूल विधि, संविधान और जीके का संपूर्ण सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर किया जाएगा। डेली वीडियो आपको मिलने जा रही है और अध्ययन सामग्री जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। आप वहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, प्रिंट कराना प्रिंट करा सकते हैं, व्हाट्सोएवर यू कैन डू इट। आपको करना क्या है इसके लिए, तो आपको डेली वीडियो देखना है, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मॉक टेस्ट का महत्व ये किसी भी तैयारी से या आपके पढ़ने से इसको कंपेंसेट नहीं किया जा सकता है। आप लाख पढ़ते हो, आपको सब कुछ आता हो, लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या इसी एग्ज़ाम में यदि आप सही से स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपकी वो पढ़ाई बेकार है, क्योंकि आप उसको रिप्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा याद रखें कि मॉक टेस्ट यदि आप दे रहे हैं तो उसमें हमेशा अपने सिली मिस्टेक्स को कम करें। हमेशा याद रखें कि आपने कहाँ पर गलती की है, किसमें कन्फ्यूजन हो रहा है और उस कन्फ्यूजन में आपने क्यों गलती कर दिया और नहीं आ रहा है तो फिर वो क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, कहीं आपका रिवीजन में कमी है या कहीं आपके नोट्स में कमी है या आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कमी है। इन सारे पॉइंट्स को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है और इसके ऊपर आपको नोट्स भी बना लेना है, ताकि जितना भी आप मॉक टेस्ट देते जाएँ उसके बारे में सही से एनालिसिस करते जाएँ। इस एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट कैसे देना है, उस पर मैं जल्दी ही वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें बताऊँगा कि मॉक टेस्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कैसे दिया जाता है, ठीक? तो इन द लास्ट
क्या आप तैयार हैं दरोगा बनने के लिए? यदि हाँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आप दरोगा बनने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। यदि रेडी हैं, तो एक्सेप्ट करिए मेरे 60 डेज़ के चैलेंज को और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और एक नई दशा दीजिए। ठीक? धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।